अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हम कल्चरल डिफरेंसेस को देख रहे होते हैं तो हमें किन दो बाइसेस या किन दो चीजों पे ज्यादा हमारा फोकस होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट वन है रिलेशनल रेजिलियंस और सेकंड वन है, एक मिनट बच्चों, जी बच्चों, फर्स्ट वन है रिलेशनल रेजिलियंस एंड द थर्ड एंड द सेकंड वन है रिलेशनल कॉम्पिटेंस। रिलेशनल रेजिलियंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में या आपके डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, हम हमारी लाइफ में है ना, हम लोग किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी के बहन भाई हैं, फिर दोस्त हैं, फिर उसके बाद किसी ना किसी मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप है। जब आप वर्क पे होते हैं, किसी काम पे होते हैं, अपनी जॉब पे होते हैं, वहां पे आपका अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ है, कोलीग्स के साथ है, बॉस के साथ है, यानी कि हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। और उन रिलेशंस के बगैर हम लोग कहीं कभी भी कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वो मतलब रिलेशन रेजिलियंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो भी रिलेशंस हैं वो किसी काम को पूरा करने में या उस काम को अचीव करने में या उसके लिए जो भी एफर्ट्स करने में आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं और आपको वो चीज अकेले करना डिफिकल्ट लग रहा है। अब वो आपको बेशक डिफिकल्ट भी लग रहा है लेकिन फिर भी आप अपने बलबूते पे वो सब कुछ कर रहे होते हैं, यानी कि आप एक रेजिलियंट पर्सन है कि आपको आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इतनी ज्यादा थी कि आपकी लाइफ में आने वाली उन हर्डल्स ने भी आपका बिल्कुल थकाया नहीं है। और उसके बाद फिर जब जब हम लोग इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो ये सिचुएशन एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लर्निंग होती है। और आप कोई ना कोई चीज नहीं सीख रहे होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी सीख रहे होते हैं कि आपको किन लोगों पे एतबार करना है, ट्रस्ट करना है, और किन लोग कौन से लोग हैं जो कि हर मुश्किल में या हर तकलीफ में या हर परेशानी में आपका साथ देंगे, और कौन से लोग हैं जो कि किसी मुश्किल में, परेशानी में या तकलीफ में आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड वन है बच्चों रिलेशनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का आपको जैसे कहीं ना कहीं पता ही होता है कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं आगे जाने के लिए, और एक दूसरे के साथ मतलब आप सबका आपस में भी कंपटीशन होता है, लेकिन वो कंपटीशन जो है आपका अपने फ्रेंड्स के साथ है, क्लास फेलोज के साथ है, लेकिन इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं जेलसी नहीं है या आप एक दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाने की बातें नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है। अब अगर ये कंपटीशन ज्यादा होगा तो इट मीन्स हो सकता है कि यही कंपटीशन आपको लाइफ में आगे जाने की तरफ, चीजों को और ज्यादा अच्छे तरीके से देखने की तरफ, और चीजों को आपकी लाइफ में आने वाली डिफरेंट हर्डल्स को आपने किस किस तरह से फेस करना है, किस किस तरह से उनको ओवरकम करना है या किस किस तरह से उनके साथ कोप करना है, कहीं ना कहीं हर काम पे आपकी हेल्प कर रहा होता है। अब इसमें आप जब हम लोग सोशल कॉम्पिटेंस की तरफ होते हैं तो इसमें हम अपने साथ तो ऑब्वियसली एम्पैथेटिक होते ही हैं, लेकिन अब हम दूसरों के साथ भी एम्पैथेटिक होते हैं। अब इसमें हमारी एबिलिटी होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर जब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो किसी काम में, तो एक्चुअली हम उस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को इस तरह की एबिलिटी में पा रहे होते हैं। अब आप कोई कहा, अगर आपसे कहा जाए कि फलां काम है, आपकी क्लास को कोई काम असाइन किया गया और आपको पता है कि वो काम क्लास का वो फलां बच्चा या वो दो स्टूडेंट्स है वो इस काम में बहुत अच्छे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर वो आपके साथ मतलब आपके साथ एम्पैथेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे या आपके साथ आप ये कह लें कि कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली फिर आपका वो काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो लोग ये सोचें कि ये काम इस तरह से करने में या हमारी हेल्प से या हमारे नए नए आइडियाज देने से एक्चुअली हमारी क्लास का बेनिफिट है, हमारी क्लास को ज्यादा अच्छा समझा जाएगा, और इस तरह से क्या होगा कि हमारी क्लास की जो डेवलपमेंट है या क्लास के कॉन्फिडेंस में ज्यादा इजाफा होगा, तो इस तरह से यानी कि ये चीज वो है जो कि आपकी सेल्फ इंटरेस्ट से बढ़ के दूसरों के इंटरेस्ट की तरफ अब आप जा रहे होते हैं, कि आप दूसरों के अंदर या अपने रिलेशनशिप जिन जिन लोगों के साथ आपका है, आप उन लोगों के साथ रह के उन लोगों को किन किन वेज में और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। क्लियर है बच्चों? जी मैम। अच्छी तरह समझ आ गया है ना? यस मैम। यानी कि जब आप देखें, जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे और आपको उस काम को करने के लिए आपके साथ कंसिस्टेंटली कोई लोग होंगे, आपकी हेल्प कर रहे होंगे, तो आपके अंदर एक सेंस आ रही होती है कि आप शायद इस काम में बहुत अच्छे हैं, इसके साथ आपकी भी सेल्फ वर्थ ज्यादा हो रही होती है। अब बच्चों हम लोगों ने ये जो तीनों थेरीज पढ़ी हैं, जिसमें जेंडर स्कीमा पढ़ी थी, रिलेशनल कल्चरल मॉडल पढ़ी थी, फिर हमने गिलिगन्स की थेरी पढ़ी थी। अब ये सारी थेरी जो है वो वुमेन यानी कि फीमेल्स को वैल्यू दे रही हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटीज।
यानी कि अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग वो कहा जा रहा है कि आप फीमेल्स को या वेमेन को जब स्टडी कर रहे हैं या उनके बारे में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए सिर्फ वो प्रिंसिपल ना सेट करें कि वो डिफरेंट एक रीजन को जो ज्यादा शो कर रहे हैं, बल्कि आप कोई ऐसा प्रिंसिपल बनाएं, वो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएं जो कि अराउंड द कल्चर अलग अलग हों। यानी कि आप उन लोगों को, फीमेल्स को उनके कल्चर के अकॉर्डिंग देखें कि कल्चरली वो किन हार्डशिप्स को फेस कर रही हैं, ये कल्चरली वो किन चीजों में ज्यादा एम्पावर्ड हो सकती। क्लियर है बच्चों, सही समझ आ गई? यस मैम। यस एट। चलें जी, फिर आप यस लोग को समझ आ जाता मैडम आ है। गई है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो हम लोगों ने थेरीज भी पढ़ ली हैं। अब इन थेरीज के बाद, अब हो सकता है बच्चों जब आपके पास कोई क्लाइंट फीमेल आती है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, आप इन सब चीजों को कहीं ना कहीं, जैसे उस दिन आमना की जो क्लाइंट थी वो फीमेल है, अब आमना ने उसी वक्त उन्हें बताया कि उसके अंदर मतलब ये एबिलिटीज भी हैं। अगर हम उन एबिलिटीज को देखें तो वो एक रेजिलियंस का फैक्टर, कहीं ना कहीं रेजिलियंस के फैक्टर में रोल प्ले कर सकती हैं, रिलेशनल रेजिलियंस में, कि उनके घर वाले बेशक उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो ठीक होना चाह रही हैं या उन चीजों के ऊपर ओवरकम करना चाह रही हैं, तो उसका एक प्लस पॉइंट। अब वहां पे उसको रिलेशनल कॉम्पिटेंस को फेस नहीं करना पड़ा। रिलेशनल कॉम्पिटेंस को किस तरह से देख रहे हैं कि जब आप अपना छोड़ के, यानी कि अगर कोई चीज आपके लिए नहीं है फायदेमंद, लेकिन आपको लग रहा है कि इस चीज को करने से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो वहां पे हम रिलेशनल कॉम्पिटेंस को देख रहे होते हैं। और आप भी जब अपने क्लाइंट्स को देख रहे होंगे, हो सकता है कि इनमें से बहुत सी चीजों को डिफरेंट अलग अलग मौकों पे आप किसी ना किसी तरह से डिपिक्ट कर रहे हो। अब फेमिनिस्ट थेरेपी के हम लोगों ने कुछ गोल्स पढ़े थे कि वो गोल्स के हम लोग फेमिनिस्ट थेरेपी को क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, या हमारे उनके या स्पेसिफिक क्या गोल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें लग रहा होता है कि हमें इस थेरेपी की जरूरत है या हमें किसी और थेरेपी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हर थेरेपी में ये तो जरूर कहा जाता है कि जो भी थेरेपी हम कर रहे होते हैं बच्चों, वो हम लोग, अगर आप कोग्निटिव थेरेपी में देखें तो कोग्निटिव थेरेपी एक्चुअली चेंज करती है। कोग्निटिव थेरेपी में बच्चों हम लोग क्या चीज चेंज करते हैं? मैम कॉग्निशन की रिस्ट्रक्चर करते हैं जी और बच्चों, इसमें हम थॉट्स लोग, के साथ। जी जी एग्जैक्टली बच्चों, हम लोग थॉट्स उसमें के अपने, पैटर्न्स। जी बच्चों हम लोग अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर रहे होते हैं, कोग्निटिव स्टाइल्स को चेंज कर रहे होते हैं, अपने डिस्टोर्शंस को चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें एडलेरियन थेरेपी में देखें, बिहेवियर थेरेपी में देखें, तो बिहेवियरल थेरेपी में हम लोग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। यानी कि मॉडिफाई करना भी किसी ना किसी तरह से थोड़ा चेंज करना ही होता है। लेकिन जो यस। फेमिनिस्ट थेरेपी है, इसका फर्स्ट वन गोल भी है कि यहाँ पे भी हम लोग चेंज करते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं करते। क्योंकि बहुत सी थेरेपीज है जिसमें हम लोग पर्सन को उसके मतलब अगर वो किसी तकलीफ में है या किसी टेंशन में है, तो एक्चुअली हम उसको उस टेंशन के साथ रहने के, कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि देख रहे होते हैं कि उस टेंशन के साथ वो किस किस तरह से रह रहा है, किस किस तरह से कोप कर सकता है। और फिर एक मिनट बच्चों, तो ये थेरेपी फॉर चेंज है, नॉट फॉर एडजस्टमेंट। ये इसका सबसे पहला गोल है कि इसने सिम्टम में रिमूवल में या चीजों को सिम्टम्स रिमूवल के लिए या उन चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल क्या गोल, मतलब जी बच्चों, मैम किस तरह वो क्या चीज को चेंज करें इसमें वो? जी जी बच्चों, मैं वही बता रही हूँ कि जब हम लोग, कहा जाता है कि जो फेमिनिस्ट थेरेपी है ना, उसके गोल्स में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग सीबीटी में देखते हैं, साइकोएनालिसिस में देखते हैं, टेलेरियन में देखते हैं, बिहेवियरल थेरेपी में देखते हैं, तो वहां पे जो जिन प्रॉब्लम्स के साथ पर्सन आपके पास आ रहा होता है, हमारा सबसे पहला क्या फोकस होता है कि हमें वो प्रॉब्लम जो है उन्हें रिमूव करना है। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम्स रिमूव होंगे तो वो पर्सन जो है चीजों के साथ, सिचुएशन के साथ ज्यादा अच्छे से एडजस्ट करना सीखेगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? यस मैम। लेकिन अब अगर हम फेमिनिस्ट थेरेपी को देखते हैं तो ये लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली फेमिनिस्ट थेरेपी का गोल ये है कि हम लोग ऑब्वियसली, पहले हो सकता है आप एक थेरेपी को तो बच्चों कभी भी नहीं ना लगाते, आप तो इक्लेक्टिक अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। हम पहले सीबीटी के थ्रू या बिहेवियर थेरेपी के थ्रू उनकी रिमूवल्स क्या कर देते हैं, सिम्टम्स की रिमूवल कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन सिम्टम्स रिमूवल करने के बाद हम लोग अगर जो चेंज लेके आते हैं उस पर्सन में, हम उसे एक नया बिहेवियर भी सिखाते हैं। हम उसके अंदर वो कोपिंग स्ट्रेटजीज या वो कोपिंग स्किल्स देख रहे होते हैं जिसे हमें लग रहा होता है कि एक्चुअली ये कोपिंग स्किल्स उस पर्सन की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
और इन कोपिंग स्किल्स के थ्रू वो अपनी सोसाइटी में किस तरह से एक अच्छा बंदा बन सकता है। या वो लड़की या वो औरत जो है, अगर उसे कहा जा रहा है कि वो पहले वर्थलेस है, उसकी वजह से ये चीजों को फेस करना पड़ा है, या उसने अपनी लाइफ में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या हस्बैंड की डेथ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इन सब चीजों ने एकदम से उसको एक, आप ये कह लें कि उसको अम्पावर्ड कर दिया, यानी कि वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रही, उसको लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर सकती है। तो अब हम लोगों ने पहले तो उसका डिप्रेशन खत्म करना है। डिप्रेशन खत्म करने के लिए ओबियसली हम सीबीटी यूज करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी यूज करेंगे, डिफरेंट और थेरेपीज का मिक्सचर यूज करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि अब हमने उसके सिम्टम्स तो रिमूव कर दिए हैं, लेकिन हमने उस पर्सन को भी चेंज नहीं किया। पर्सन को चेंज कैसे करना है, उसको ये बताना है कि उसके अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, और इन स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग वो चीजों के साथ किस किस तरह से किस किस वे में डील कर सकती है। आप उन्हें डिफरेंट स्किल्स के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा आप ये वाली स्किल सीख लें। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, अगर आपने बच्चों वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, हमें वहां पे देखना पड़ता है, कि उसके अंदर एक कौन सी स्किल ऐसी है कि उस स्किल को करने से या उस काम को करने से वो अपने आप को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग समझेगी इन द सोसाइटी। आपने बच्चों, एक हॉस्पिटल है कराची में, वैसे पहले मुझे भी उसका नहीं पता था, उसका नाम है को कोहीगूट हॉस्पिटल। अच्छा, उस हॉस्पिटल में क्या है, वो उस हॉस्पिटल में सिर्फ फीमेल्स का इलाज किया जाता है, वहां पे कोई मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल्स को वो डील करते हैं। अब एक बच्चों डिजीज है जो कि स्पेसिफिकली रिलेट करती है सिर्फ फीमेल्स के साथ, फिस्टोला। शायद आप लोगों ने उसका नेम भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, मैंने भी वो फर्स्ट टाइम ही सुना था। अब जब बहुत से लोग, सिंध वाली साइड पे आपने बहुत बहुत से गांव ऐसे देखे होंगे जहाँ पे लोगों को अभी भी वो, पंजाब के अगर आप बहुत से गांव देखें तो पंजाब के गांव फिर भी कुछ ना कुछ हद तक डेवलप हैं, लेकिन सिंध के बहुत से गांव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, बल्कि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आप लोगों को लगेगा कि वो शायद अभी भी पुराने जमानों में और पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं। तो वहां पे लोगों को आप ये कह लें कि हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं होती, वहां पे हॉस्पिटल्स ही नहीं होते, वहां पे डॉक्टर्स इवन नहीं होते। तो वहां पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, फीमेल्स को बहुत सी, आप ये कह लें कि हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सी फीमेल्स के अंदर जो फिस्टोला नाम की डिजीज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों, आपकी क्लास में जैनब कौन है? कोई भी नहीं मैम। 4646। मैम किसी ने नेम चेंज नहीं किया होगा। रोल नंबर 4646 और जैनब लिखा हुआ है। मैम आपके पास आ रहा है, मेरे पास तो नहीं आ रहा। जी जी, हमारे पास ही आ रहा है। मैम किसी और क्लास की होगी, जी किसी और क्लास की होगी। बच्चों, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम ये किसी और क्लास की होंगी स्टूडेंट। जी, मुझे भी यही लग रहा है, किसी और क्लास की होंगी। मैम जी हमारे पास तो शो नहीं हो रहा इसका। लेकिन मैंने तो अभी मीटिंग सिर्फ आपकी स्टार्ट की है, उनकी तो की भी नहीं है। सोशल वाली दूसरी क्लास से आई हैं शायद। अच्छा बच्चों, हम लोग देख रहे थे तो वहां पे वो एक्चुअली क्या किया जाता है कि जब वो इस तरह की डिजीज, यानी कि इस डिजीज के साथ वहां पे फीमेल्स आती हैं, तो इस डिजीज के साथ साथ उन्हें मेंटल डिजीजेस, आप ये कह लें कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो उस डिजीज पे वर्क करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं, उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ पे काम करने के बाद एक्चुअली वो उन्हें डिफरेंट ट्रेनिंग देते हैं, जो कि आप ये कह लें कि हो सकता है किसी को कपड़े सीना सिखा दें, हो सकता है किसी को कोई और काम सिखा दें, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को वर्थलेसनेस ना, अपने अंदर जो एक वर्थलेसनेस की फीलिंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करें। तो इसी तरह जो फेमिनिस्ट थेरेपी है, जब आप उनके ठीक, जी बच्चों, हिस्टोला में मैम होता क्या है? इसको जरा आप पढ़िएगा फिर मुझे बताइएगा क्या होता है। तुम लोग सब कुछ पकी पकाई खीर क्यों चाह रहे होते हो? नहीं मैम पढ़ लेंगे जी जी, पढ़ के आइएगा फिर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैम। बच्चों पढ़ भी लीजिएगा, कह देते हो पता नहीं फिर पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते। तो स्पेसिफिकली ये है कि फेमिनिस्ट थेरेपी में हम जब उनके अंदर चेंज ला रहे होते हैं तो हमें वो चेंज एक लॉन्ग लास्टिंग लाना होता है। अगर आप फेमिनिस्ट थेरेपी की इन सारे गोल्स को देखें तो आपको वो हॉस्पिटल इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल नजर आएगा पाकिस्तान में, और बाहर के कंट्रीज में ओबियसली इससे भी ज्यादा और ज्यादा एग्जांपल आपको मिलेंगी। लेकिन वहां पे जितने भी गोल्स बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअली गोल्स वहां पे अप्लाई किए जाते हैं और फुलफिल भी होते हैं।
अच्छा बच्चों, मेरी ना अब दूसरी क्लास स्टार्ट होने लगी है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी ना समझ आया, मतलब कोई एक चीज जो कोई भी बात रह गई हो, तो आप कल मुझसे, या चलें परसों, कल तो क्लास नहीं है हमारी, जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैम ये स्लाइड्स भी शेयर कर दें। जी जी, मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। मैम आज ही कर दें ताकि फिर मैं देख लें एक हाँ दफा। जी, हाँ जी, आज ही कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ मैम। हाफिज़।